Okay, good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। अगर हमें रिमूवल करना है ऑडिटर का बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। देन मैम ADT 2 फाइल करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है ADT 2 फाइल करके विद इन 30 डेज। अच्छा, अप्रूवल मिलने के बाद में EGM कॉल करेंगे विद इन EGM कॉल 60 डेज। विद इन 60 डेज। EGM में कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। और ऑडिटर को क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी मैम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना। नाउ अगर रेजिग्नेशन करना चाहता है ऑडिटर तो कौन सा फॉर्म फाइल करता है? ADT 3। ADT 3 नो, रेजिग्नेशन में ADT 3 किसका था फिर? ADT 2 था सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अप्रूवल लेना है हमको रिमूव करने के लिए, ओके मैम। है ना। ADT 1 किसका था? मैम अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, अच्छा ADT 3 फाइल करना है हमें ऑडिटर को। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में है तो किस किस के पास में ये इंफॉर्मेशन जाएगी? मैम ROC कंपनी एंड ROC। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में ROC कंपनी एंड CAG, 3 लोगों के पास में, ठीक है। अच्छा, अगर 142 का 140 सबसेक्शन 2 का कंप्लाइंस नहीं होता है तो पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी? ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर के ऊपर क्या पेनल्टी है? 50,000 या फिर उसका रेम्यूनरेशन व्हिचएवर इज लेस, एंड सेकंडली पर डे के हिसाब से 500 रुपीज, जितना भी रेट। मैक्सिमम 2 लाख। यस। अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म होता है तो क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले तो स्पेशल नोटिस। यस, स्पेशल नोटिस ROC पास एंड मैम स्पेशल नोटिस सबसे पहले मेंबर्स देंगे, उसके बाद जो ऑथराइज पर्सन है कंपनी का, अगर उसको उसका रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर का पहले ही मिल जाता है, मतलब नोटिस भेजने से पहले, जो AGM का नोटिस होगा 21 डेज पहले, तो मैम उसके पास ऑप्शन रहेगा, अगर पहले मिल जाता है तो वो साथ में भेज देगा नोटिस के। और अगर उसको बाद में मिलता है तो सबसे पहले देखेगा कि उसके पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं। अगर उसके पास सफिशिएंट टाइम है तो सारे मेंबर्स को भेज देगा, बट अगर उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो अपन ऑडिटर को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो सबके सामने AGM में बोले अपना जो रिप्रेजेंटेशन है। वेरी गुड। अच्छा, अगर रिप्रेजेंटेशन अब्यूजिव मैनर में है देन मैम तो ऑथराइज पर्सन उसको ट्रिब्यूनल के पास भेजेगा कि चेक करने के लिए कि सही है या नहीं, मतलब कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर है तो ट्रिब्यूनल मतलब बोल देगा कि हाँ ये अब्यूजिव है, तो इसके चक्कर में ऑडिटर से 2 चीजें राइट ले लेंगे। फर्स्ट, उसको या तो वो सर्कुलेट नहीं होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा अगर उसका लेट आया है रिप्रेजेंटेशन तो जो वो सबके सामने AGM में बोलेगा वो वाला भी राइट लिया जाएगा उससे। वेरी गुड, ठीक है। तो क्लियर सबको? जो भी हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन हो गया है? क्लियर यहाँ तक सबको? कोई प्रॉब्लम कल के टॉपिक में? एक्सक्यूज मी मैम। यस देवांशी। मैम अभी जैसे इन्होंने लास्ट में ये चीज बोली कि ना मतलब रिप्रेजेंटेशन में अगर वो सब नहीं होता तो ट्रिब्यूनल 2 चीजें वो ले लेगा। अब मैम जब रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी चला गया और ये सब हो गया है तो फिर ये चीज रिवर्ट बैक कैसे होगी? ये चीजें रिवर्ट बैक नहीं होती है। ये पहले जब ऑथराइज्ड पर्सन के पास में रिप्रेजेंटेशन जाता है तो पहले वो खुद पढ़ता है फिर सर्कुलेट करता है ना। जब उसने खुद ने पढ़ा, उसको लगा कि ये प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, इन दैट केस वो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर देता है। वो पहले मेंबर्स को सर्कुलेट करता ही नहीं है, ठीक है। फिर ट्रिब्यूनल को सॉरी मैम,
ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर दिया, नाउ ट्रिब्यूनल उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेगा। अगर ट्रिब्यूनल बोलता है कि नहीं भाई ये कोई प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट नहीं है, देन ऑथराइज्ड पर्सन को सर्कुलेट करना पड़ेगा। अगर मान लो टाइम हो जाता है तो वही एजीएम के अंदर रीड किया जाएगा। और अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि यस दिस इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी ये अब्यूजिव मैनर में है, इन दैट केस ट्रिब्यूनल आपको मना कर देगा कि इसे ना तो पढ़ने का जरूरत है एजीएम में और ना ही ये सर्कुलेट किया जाएगा। तो मैम ऑलवेज ऐसे ना वो डायरेक्ट मतलब उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, वो डायरेक्टली अगर वहाँ पे रीड आउट कर रहा है तो भी उससे पहले एक बार ऑथराइज पर्सन उसको पढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबमिट तो एजीएम okay. से पहले ही हो जाता है ना। हाँ ओके मैम। ओके, नाउ सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, है ना। ये सेक्शन क्या है, स्पेशल सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल कौन कर रहा है, ट्रिब्यूनल ऑडिटर को रिमूव कर रहा है। जो हमने ऊपर पढ़ा था वहां पे कौन रिमूव कर रहे थे, दोनों ही केसेस में मेंबर्स रिमूव कर रहे थे। क्लियर है सबको कि मेंबर्स रिमूव कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिब्यूनल रिमूव कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल रिमूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेशल हो रहा होगा। क्या स्पेशल होगा कि ऑडिटर फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम कर रहा है। ऑडिटर क्या कर रहा है, फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम कर रहा है। इस तरीके से काम कर रहा है कि वो या तो कंपनी के डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को कंपनी के साथ में या कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ में मिल करके या अकेले किसी भी तरीके से कंपनी के अगेंस्ट फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। इन दैट केस रिमूवल कौन करता है, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट आइदर ट्रिब्यूनल स्यू मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन। तीन पर्सन्स लिखे हैं यहाँ पे। या तो ट्रिब्यूनल खुद अपनी इच्छा से उसको हटा देगा, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ट्रिब्यूनल के पास में कोई एप्लीकेशन आई है कि मेरे को लगता है ऑडिटर फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल रिमूव कर देगा ऑडिटर को। या फिर एनी अदर पर्सन मतलब यहाँ पे हर एक आ गए, शेयर होल्डर्स को लगता है, या फिर है ना डायरेक्टर्स को लग रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी एग्रीव्ड पार्टी को लग रहा है जो उस कंपनी के अंदर है, उनको ऐसा लगता है, उनको रीजन टू बिलीव है, उनको क्या है, बिलीव है। बिलीव होने का मतलब क्या है, कुछ आपके पास में प्रूफ्स होने चाहिए। केवल डाउट के बेसिस पे आप ऑडिटर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। डाउट है तो उसका कुछ तो प्रूफ होगा कि भाई ये फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम कर रहा है, तभी आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हो। सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियों से आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, है ना, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमेशा क्या चाहिए रहते हैं, प्रूफ्स चाहिए रहते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड आता है बिलीव्स। वो उनको ये बिलीव है किनको, ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन को। ऑडिटर इन्वॉल्व्स इन फ्रॉड्यूलेंट एक्ट, किसी फ्रॉड कर रहा है, वो कोई भी फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉड्यूलेंट मैनर के अंदर कोई काम कर रहा है कंपनी के अंदर जो कि कंपनी के अगेंस्ट है, देन ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर टू रिमूव दी ऑडिटर। ऑडिटर को रिमूव करने के लिए कौन ऑर्डर पास कर देगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल पहले क्या करेगा, जो आपको रीजन टू बिलीव है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या रियल में ऑडिटर फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम कर रहा है। अगर उसको यस में आंसर मिलता है कि यस वो रियल में फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम में कर रहा है, तो वो ऑडिटर को क्या कर देते हैं, रिमूव करने का ऑर्डर पास कर देते हैं। इफ ट्रिब्यूनल पासेस सच ऑर्डर देन इंडिविजुअल या फर्म, है ना, फ्रॉड्यूलेंट मैनर की वजह से अगर ट्रिब्यूनल ने आपको हटाया है तो आप इंडिविजुअल या फर्म जो भी अपॉइंटेड थे अगले 5 सालों के लिए, जिस समय आपको हटा दिया उस साल के नेक्स्ट 5 सालों के लिए आप किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो, किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो, ठीक है। ये राइट हमें कभी भी जब शेयर होल्डर हटाते हैं
ये चीज नहीं होती है कि 2 साल तक आप नहीं बन पाओ या 4 साल तक, बट ट्रिब्यूनल ने अगर आपको हटाया, और क्यों हटा रहा है, क्योंकि आप फ्रॉड करके कुछ काम कर रहे हो, वहां पे कोई फ्रॉड कर रहे हो, तो आपके पास से क्या होगा, अगले 5 सालों के लिए आप कहीं पे भी और एज एन ऑडिटर काम नहीं कर सकते हो। क्लियर सबको? ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 के अंदर अगर ट्रिब्यूनल ने ऑडिटर को हटाया है तो वो कितने ईयर्स के लिए काम नहीं कर सकता है, तो वो अगले 5 सालों के लिए काम नहीं कर सकता है। क्लियर? नाउ अब आगे पढ़िए। मैम तो उनका सीओपी भी नहीं, सीओपी yes, नहीं ma'am, जाता है उसके पास से, सीओपी नहीं जाता है उसके पास से, वो राइट केवल आईसीएआई के पास है। आईसीएआई का कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है इस मैटर पे, वो अलग बात है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें कंपनीज एक्ट के बारे में देखना है ना। आईसीएआई भी उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले सकता है, बट वो सारे एक्शंस आईसीएआई के कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कोई बातें नहीं है। क्लियर? मैम यहाँ पे Yes. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगी क्या? यहाँ पे ऑब्वियसली मिलेगी, जहाँ पे भी आप ऑडिटर को फंसा रहे हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दिया जाएगा। जब ट्रिब्यूनल के सामने सिर्फ ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करेगा ना, ऑडिटर भी जाएगा, अपने फेवर में कुछ वर्ड्स बोलेगा वहां पे, क्योंकि पूरा ट्रिब्यूनल के अंदर दोनों साइड्स की बातें सुनी जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दी जाएगी। मैम इसमें ना कोई भी आउटसाइड पार्टी भी रीजन टू बिलीव कर सकती है। क्या वापस बोला, वॉइस ब्रेक हुई आपकी। अगर कोई आउटसाइड पार्टी है, अब आवाज नहीं आ रही है, कोई अगर कोई आउटसाइड पार्टी है वो भी रीजन टू बिलीव कर सकती है अगर उसको डाउट है और पूरे प्रूफ है। देखो, आउटसाइड पार्टी किसी ना किसी मैनर में तो इंटरेस्टेड होगी ना कंपनी के, वरना कंपनी का आउटसाइड पार्टी, आज मैं रिलायंस में जाकर के थोड़ा ना बोल सकती तुम्हारा ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है। मेरा कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, तभी तो मुझे उस मैटर में कोई इंटरेस्ट आएगा। तो आउटसाइड पार्टीज में कौन हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, यही लोग हमारे आउटसाइडर्स होंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बंदा बोल सकता है कि ये फ्रॉडुलेंट मैनर में काम हो रहा है। ठीक है, बस उसका इंटरेस्टेड होना जरूरी है कंपनी के अंदर। मैम यस मैम, फिर ये जो सुओ मोटो केसेस ये कैसे होता होगा कि मतलब वो अपनी खुद की इच्छा से, मतलब ट्रिब्यूनल को खुद को इंफॉर्मेशन मिला है, या ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, इन दैट केस सुओ मोटो होता है। अब सेंट्रल सुओ मोटो गवर्नमेंट का मतलब तो इंक्वायरी करना होता है, या मतलब नहीं, से सुओ related मोटो होता है ना? अपनी इच्छा से होता है। सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा ना डायरेक्टली भी तो हटा सकता है। बिल्कुल एनी अदर ये जो पर्सन सुओ के अंदर मोटो वाला जो सारी भी है, चीजें, ये एक मिनट, हाँ, एनी अदर पर्सन के अंदर डायरेक्टर, क्रेडिटर, डेटर सब जने इन्वॉल्व हो गए जो उस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, एम्प्लॉइज सब लोग हो गए। यस, कोई बोल रहा था सुओ मोटो के लिए। यस मैम। मैम मतलब ये जो सुओ मोटो होता होगा, ये फिर फॉलो अप तो फिर इनके ही होता होगा ना कि पहले तो शायद एप्लीकेशन ही फाइल होती होगी, क्योंकि खुद इनको कैसे पता चलेगा? मतलब ये खुद अगर कभी कोई इंक्वायरी करते हैं, या फिर मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू इन्हें कुछ पता चलता है, या फिर कहीं और कोई मैटर चल रहा है लीगल अथॉरिटी में और उसके थ्रू इनके नॉलेज में कुछ आ जाता है, तो वो खुद से भी हटा सकते हैं। ठीक है, खुद आगे इंक्वायरी करेंगे, खुद अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कैसे पता चलता है कि हमें इस बंदे के रेड करनी पड़ेगी? वो तो या तो कोई इंफॉर्मेशन देगा, या इनकम टैक्स अथॉरिटी को खुद को ये कुछ डाउट्स होते, कुछ रीजंस होते हैं उनके पास में कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे इसके पास बहुत सारा कैश पड़ा होगा, है ना, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके जिसकी वजह से ये सारी चीजें पता चलती है। तो यहाँ पे भी ट्रिब्यूनल को सेम, क्योंकि आपकी क्या हो रही है, आरओसी में फाइलिंग होती है,
आपके एनुअल अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, फाइल किए जाते हैं, आपने पढ़ा है सबने। तो उन सबको जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें डाउट आ सकता है ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से रिमूव कर सकता है। यस मैम। ओके, नाउ ये देखिए नोट, if central government gives any application to tribunal for inquiry of auditor, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, ऑडिटर को हटा सकती है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको, ट्रिब्यूनल को। तो अगर ये केस होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया है कि हमें लगता है कि ऑडिटर किसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल को विद इन 15 डेज, बाकी ऐसे कोई टाइम नहीं दिया है नॉर्मल सेक्शन के अंदर, बट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में टाइम दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया तो ट्रिब्यूनल को 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को रिमूव करने का ऑर्डर पास करना होगा। कब कब, जब वो सेटिस्फाइड हो कि यस रियल में ऑडिटर इन्वॉल्व है फ्रॉड्यूलेंट मैनर के अंदर। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और जब सेंट्रल, एक मिनट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपका यहाँ पे ऑडिटर हटाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक राइट है कि वो खुद ही ऑडिटर, हाशिम, यस हाशिम, ओके। सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद हटाता है ऑडिटर को तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक राइट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑडिटर पोस्ट को वापस से फिल कर सकता है, ये राइट है उसके पास। कंपल्सरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिल करे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो वहां पे अनदर ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। अदरवाइज वो मेंबर्स को भी बोल सकता है कि आप अब क्या करिए, ऑडिटर की वैकेंसी फाइल कीजिए। क्लियर, समझ में आया? यस, अब डाउट से जो बताइए। मैम ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के लिए होगा ना, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, या सिर्फ गवर्नमेंट के लिए? ये केस दोनों के लिए है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज दोनों के लिए है। ओके, तो मैम सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कैसे होता होगा कि हाँ मतलब ये ऑडिटर फ्रॉड और इससे सब? इनके पास में अभी अभी बताया ना मैंने, एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग की जाती है, सारे चार्ज के फॉर्म्स फाइल हो रहे हैं, हर एक चीज जो भी रिजोल्यूशन अपन कंपनी के अंदर बनाते हैं वो सारी चीजें फाइलिंग हो रही है। तो एक तरह से कंपनी के अंदर चल क्या रहा है ये हर एक चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होती है ना। उनके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि ऑडिटर या फिर कोई भी एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर किसी फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, यस मैम। क्लियर सबको? सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 सारा फिर से बताना। कौन सा वाला वापस बताऊं? हमें नोट में ना 15 डेज का ये बताना। यस, नोट में ये लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया है कि ऑडिटर, हमें लगता है कि ऑडिटर फ्रॉड्यूलेंट मैनर के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ट्रिब्यूनल को कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और अगर ऐसा है तो आप ऑडिटर को रिमूव कर दीजिए। इन दैट केस ट्रिब्यूनल को विद इन 15 डेज, है ना, विद इन 15 डेज जब से ऑडिटर को ट्रिब्यूनल को ऑडिटर के लिए ये एप्लीकेशन मिला है उस दिन से 15 डेज के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर इन्वॉल्व है फ्रॉड के अंदर तो उसको रिमूव करने का ऑर्डर 15 दिन के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा। नाउ अगर इस टाइप से ऑडिटर हट जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन की वजह से ऑडिटर हटा है, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो खुद दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है।
ओके जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा. वर्ड क्या आ रहा है इन सच के सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट. में मतलब उसकी इच्छा है तो वो अपॉइंट करेगा, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है. तो मे अपॉइंट अनदर ऑडिटर. क्लियर सबको? यस मैम. Okay, now section 141, most important section, qualifications and disqualifications of auditor. इसका मैंने कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया है, आपको ये चीज नोट्स में से ही पढ़नी है, मैं समझा रही हूँ. यहाँ पे क्यों नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं अगर देती तो एज इट इज कॉपी करना होता कि क्या क्वालिफिकेशन है और क्या डिस्क्वालिफिकेशन है. ओके तो मैं आपको रीड करवा रही हूँ. मैं आपको कहाँ से रीड करवा रही हूँ? ई बुक से रीड करवा रही हूँ. नोट्स में सेम लाइंस कॉपी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के साथ में समझाया हुआ है बस. तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 141 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है. तो ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स से रिलेटेड है. ठीक है, काफी बड़ा सेक्शन है और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो फर्स्ट जो 141 सबसेक्शन 1 गिवन है, माइक्स म्यूट कर लीजिए अपने. जो 141 सबसेक्शन 1 है ये हमें क्वालिफिकेशन बताता है. ठीक है, और उसके बाद में हमें जो सबसेक्शंस गिवन है सबसेक्शन 3 से 1 और 2 हमें क्या बता रहे हैं? क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं. और जो सबसेक्शन 3 से नीचे के सबसेक्शन गिवन है सारे, वो हमें डिस्क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इंक्लूडेड है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. तो 1 और 2 क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, 3 डिस्क्वालिफिकेशन. नाउ 1 क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल सा कि कंपनी का ऑडिटर हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास में सीओपी है. ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बोलता है ये आगे कि अगर आप फर्म को अपॉइंट करते हो, अगर आप किसी फर्म को अपॉइंट करते हो तो ये चीज बहुत ही अच्छे से समझिएगा. जरूरी नहीं है कि केवल सीए मिलकर के ही फर्म बनाए. ठीक है, सीए, सीएमए, सीएस तीनों मिलकर के भी एक फर्म बना सकते हैं. सीए, सीएमए और सीएस तीनों मिलकर के भी एक फर्म बना सकते हैं. जैसे मैं सीए हूँ, मान लो आप सीएमए हैं और एक और पर्सन है सीएस है, हम तीनों मिलकर के भी एक फर्म बना सकते हैं. ठीक है, तो नाउ मेरी फर्म को कंपनी ऑडिट करने का राइट होगा या नहीं होगा, मींस जब ऐसा मिक्सिंग ऑफ फर्म बनता है तो कैसे डिसाइड करें? तो कंपनी ऑडिट के केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फर्म के अंदर दूसरे प्रोफेशनल्स भी इंक्लूडेड है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स देखिए, जैसे हम 5 पार्टनर्स हैं तो अगर आपकी फर्म के अंदर मिनिमम 3 जने सीए हैं, मिनिमम 3 जने सीए हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीओपी है जिनके पास में फुल टाइम, तो आपकी फर्म भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है. क्या वर्ड दिया हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर ही सीए हो. ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, कि अगर फर्म को हम अपॉइंट करते हैं, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स उसके सीए होना कंपलसरी है? मेजॉरिटी, ऑल, एनी वन ऑफ देम और नन. ठीक है, कुछ भी ऑप्शन दे दिया फोर्थ. तो हमको ध्यान रखना है कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. देखिए, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर. अ पर्सन मतलब सिंगल इंडिविजुअल of a company only if he is a chartered accountant, provided that a firm where of majority of partners. क्या वर्ड दिया? फर्म के बारे में बात कर रहे हैं आप. अगर आपके यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है, आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड, मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी ऑडिटर ऑफ कंपनी. एज अफोरसेड मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है, इन दैट केस वो आपकी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं. सबसेक्शन 1 क्लियर?
यस मैम। नाउ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 का क्या है? एलएलपी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग से बोला है, कोई भी प्रोफेशनल लोग इंडिविजुअल फर्म या एलएलपी 3 लीगल फॉर्म्स में काम करते हैं, ठीक है। तो वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, यानी कि एलएलपी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। तो ओनली द पार्टनर्स, नाउ ये भी चीज ध्यान रखना कि कंपनी का ये जो ऑडिट रिपोर्ट हम देंगे, अगर मान लो फर्म या एलएलपी है, तो अब कंपनी का ये जो ऑडिट रिपोर्ट देंगे, इस ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल बंदा है, सीए को आपने अपॉइंट किया था आपका ऑडिटर, तो साइन कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पे? ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल बंदा साइन करेगा। फर्म को अपॉइंट किया है, तो अब कौन साइन करेगा? तो जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपकी फर्म में, केवल वही बंदा उस ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है। से मैंने एक फर्म को अपॉइंट किया था, उसके अंदर हम 5 जने हैं, एक सीए, एक सीएमए और एक सीएस, एक सीएमए और 3 सीए। तो सबसे पहले क्या ये फर्म एलिजिबल है मेरे अपॉइंटमेंट के लिए? यस मैम, मेजॉरिटी सीए है। मेजॉरिटी सीए है, 3 बंदे सीए हैं। ओके, नाउ ऑडिट कर लिया हमने, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया। तो ऑडिट रिपोर्ट जब इशू होता है, उसके ऊपर ऑडिटर साइन करके देता है। तो अब साइन कौन करेगा? क्या कोई सीएस साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट पे? तो क्योंकि ये कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट है, नहीं कर सकता। सीएमए भी नहीं कर सकता, केवल सीए ही साइन करेगा। तो सेकंड लाइन आपको यही बोल रही है कि एलएलपी और फर्म के केस में कौन बंदा साइन करेगा? सीए साइन करेगा, सिंपल सा। नाउ थर्ड, सबसेक्शन 3, following persons shall not be eligible for appointment as an auditor of a company। अब जो भी लोग आ रहे हैं ना, ये लोग एलिजिबल नहीं है कंपनी ऑडिटर बनने के लिए। ये क्या दी हुई है हमको? डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई है। वेट कीजिए, जिसको ये कोई प्रॉब्लम है 2 मिनट वेट कीजिए। फर्स्ट क्या डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है हमें? अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। जो कंपनीज होती है, बॉडी कॉर्पोरेट आपको पता है कि कंपनी को ही कहते हैं हम। तो कंपनीज कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकती है। इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से आपको बोलती हूँ कि सीए या प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, वो 3 लीगल फॉर्म में काम करते हैं, इंडिविजुअल, फर्म और एलएलपी। ओके, वो कभी भी कंपनी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमसे ऑडिट का राइट छिन जाता है। तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन तो बहुत सिंपल है। अब